अरे ललित जल्दी कर, शाम के 6 बजने ही वाले हैं। हाँ तो 6 तो रोज ही बजते हैं, आज ऐसा क्या खास है? रोज हम इस हवेली में नहीं होते हैं। जल्दी कर ललित जल्दी कर। हाँ यार, बस वो खजाने वाला कमरा आ ही गया। मैंने सुना है कि राजकुमारी अपने सारे जेवर यहीं रखती थी। और दोनों चोर उस कमरे में जाकर सामने बनी आलीशान तिजोरी का दरवाजा खोलते हैं। अंदर ढेरों सोने की जेवर जगमगा रहे थे। इतना सोना देखकर ललित और गगन तो पागल हो उठे। ललित अपना बैग तुरंत भरने लगा। बस कर यार ललित, ज्यादा लालच मत कर, वो बस आने ही वाली होगी। वो कौन? माया। माया का नाम लेते ही हवेली की चीजें कांपने लगी और उन चोरों की बत्तियां जलने और बुझने लगी। यही सब फिल्मी नाटक। और क्या तू भी उन गांव वालों की बातों पर विश्वास करता है क्या? ललित जेवर से बैग भरकर जैसे ही मुड़ता है तो उसके पास खड़ा गगन अंधेरी की ओर घूर रहा था। चल यार गगन, अब तू वहाँ क्या देख रहा है? वो आ गई है, वो ठीक हमारे सामने ही खड़ी है। ललित गगन की बात सुनकर हंसता है कि तभी वह गगन के हाथ के इशारे की ओर देखता है और सामने अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकने लग जाती हैं और जोर से हंसी की आवाज निकलती है। गगन भाग! पर वो लाल आंखें जैसे जैसे घूम रही थी, गगन भी अपनी मुंडी वैसे ही घुमा रहा था। ललित ने गगन के कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वो मुड़ा, गगन की आंखें भी लाल होकर अंधेरे में चमकने लगी। जो यहाँ आ गया यहाँ से लौट कर नहीं जा सकता, कभी नहीं। गगन ललित को धक्का देता है और वो तिजोरी में जेवरों के ऊपर जाकर पड़ता है। अरे भाड़ में जाए ऐसे जेवर, अगर आज जिंदा बच गया तो कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर। और वह जेवरों का बैग छोड़कर भागने लगता है। तभी गगन ललित की दोनों टांगे पकड़कर खींच लेता है और उस पर बैठकर उसका शरीर नोचकर उसे उठाकर सामने लगे हिरण की सींग में टांग देता है। मेरी हवेली में आओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। और वह अपने दोनों हाथ गर्दन पर लेकर जाता है और अपनी ही मुंडी मरोड़कर तोड़ देता है। अंधेरी हवेली में पड़ी लाशों के ठीक सामने वो खड़ी होकर हंस रही थी और उसके उल्टे पांव ललित की लाश के पास आए। ये मेरे जेवर हैं, सिर्फ मेरे। और वह ललित के गले में हाथ डालकर अंगूठी निकालती है। एक तार भी नहीं ले जाने दूंगी यहाँ से। वह गुस्से में आकर गगन की लाश को एक जोरदार लात मारती है। आर्यन अपनी माँ के साथ शहर में रहने आया था और वही अनन्या उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। अनन्या और आर्यन अक्सर साथ में समय बिताया करते थे, मगर जैसे ही शाम होती अनन्या आर्यन को घर जाने को कह देती। आर्यन, शाम होने वाली है, मुझे घर जाना है, तुम भी चले जाओ। अनन्या, पर क्यों? ऐसा क्या है जो तुम छिपाती हो? हम दोनों इतने समय से एक दूसरे के साथ हैं, मगर तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? नहीं आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे जाने दो। और अनन्या वहाँ से चली जाती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते अनन्या मेरे साथ समय नहीं बिताती? मुझे पता लगाना होगा। और अगले दिन फिर से शाम होती है। दोनों लवर्स एक साथ बैठे हुए थे। चलो आर्यन, मुझे अब जाना चाहिए। रुक जाओ अनन्या, रुको बस। आर्यन अनन्या को बाहों में ले लेता है। अनन्या जाने के लिए छटपटाने लगती है। आर्यन, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं अनन्या, आज नहीं। ये शाम का ही तो समय होता है जब दो कपल्स रोमांटिक हो सकते हैं और तुम हर बार बहाना करके चली जाती हो, पर आज नहीं। आर्यन की जिद क्या करने वाली थी ये उसे पता भी नहीं था। अनन्या के कानों में एक आवाज आती है। रुको मत, उसे खत्म कर दो। हाँ, खत्म कर दो उसे, रुको मत। चुप, एकदम चुप और दूर हटो मुझसे। आर्यन दूर हट जाता है और अनन्या भाग जाती है। मुझे लगता ही था कि अनन्या में कुछ तो गड़बड़ है। वैसे मैंने उसके शरीर पर जीपीएस लगा दिया है, अब मैं कहीं भी रहकर उसके बारे में देख सकता हूँ। और आर्यन वहाँ से जाने लगता है। सुनसान रास्ते पर आर्यन को उसकी खुद की परछाई ही डरावनी लग रही थी। तभी सामने की हवेली से उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। आर्यन दौड़ा दौड़ा वहाँ जाता है तो देखता है हवेली में जमीन पर बैठी एक लड़की जिसने सफेद सलवार कमीज पहने हुए हैं और तेज तेज रो रही है। बहन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मगर वह रोना बंद नहीं करती है। आर्यन उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ लगाता है। बोलो बहन, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तभी वह लड़की अपना चेहरा ऊपर करती है। आर्यन उसे देख चौंक जाता है। वह इतनी सुंदर लड़की थी जैसे कोई परी आ गई हो।
बहन नहीं, माया। माया नाम है मेरा। माया, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी की जरूरत है? हाँ, प्यार की। वो चला गया और अभी तक नहीं लौटा। शांत हो जाओ माया, आ जाओ, मैं तुम्हें शहर के अंदर ले चलता हूँ। नहीं, ये मेरा घर है, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। आर्यन नहीं जाता। मैंने कहा ना चले जाओ। जाओ। माया की दहाड़ सुनकर आर्यन सहम जाता है और उल्टे पांव ही बाहर को निकल लेता है। उसके बाहर जाते ही हवेली का दरवाजा आहिस्ता से बंद होने लगता है। वह दरवाजे के बीच में से माया को देख रहा था। दरवाजा बंद होते ही आर्यन वहाँ से जाने की बजाय उसके कान लगाकर सुनता है। मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ, जाओ। और वह वहाँ से चला गया। हवेली की छत पर खड़ी माया आर्यन को वहाँ से जाता देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और जुनून था, आंसू थे और थी एक दबी हुई कहानी। माया अपना दुपट्टा तेज हवा में उठाकर उड़ाने लगती है कि तभी उसके हाथ से वह छूट जाता है। आह, नहीं। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। उधर अनन्या भी अपने कमरे में बिस्तर के कोने में बैठी हुई थी और अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर रही थी। अगला दिन होता है। आर्यन अभी भी सो रहा था कि उसके कानों में एक मीठी धीमी आवाज आती है, माया, माया, माया। ये सुनते ही वह चौंक कर उठता है तो बगल में अनन्या को बैठा देखता है। तुमने अभी कुछ बोला क्या? नहीं आर्यन, मैं तो बस तुम्हें सोता देख रही थी। बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं, वो बस कल सोई नहीं थी तो डार्क सर्कल्स हो गए होंगे। ये सब छोड़ो, आज मैंने सोचा है कि लंच साथ में करते हैं। That's wonderful। मैं तुम्हें 2 बजे पिक करने आता हूँ। और अनन्या चली जाती है। आर्यन भी तैयार होकर अनन्या को लेने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकालता है। आर्यन गुजर ही रहा था कि तभी उसकी नजर हवेली की ओर जाती है और वह गाड़ी धीमी कर लेता है। सच कहूँ, माया का चेहरा मैं भूल ही नहीं पा रहा। अचानक कहीं से सफेद रंग का दुपट्टा उड़ता हुआ आता है और आर्यन की कार पर आकर गिरता है। आर्यन बाहर आकर दुपट्टा देखता है। अरे, ये दुपट्टा तो कल माया ने पहन रखा था, शायद हवा से उड़कर बाहर आ गया होगा। और वह आगे बढ़ता हुआ हवेली के अंदर जाने लगता है। आर्यन हवेली का जंग लगा दरवाजा जैसे ही खोलता है, उसकी चरचराहट पूरी हवेली में गूंजने लगती है। वह सामने अंधेरे में 2 पीली आंखों को चमकता देखता है और डर कर पीछे हटता है। तभी वो आंखें रोशनी में आती हैं, जो कि चमगादड़ की थी, और वह उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। तभी आर्यन माया को ढूंढने हवेली में इधर उधर घूमने लगता है। माया, हेलो, कहाँ हो तुम? देखो, तुम्हारा दुपट्टा मेरे पास है माया। पर माया कहीं भी नजर नहीं आती और वह चलता हुआ हवेली की तस्वीरों को देखने लगता है। ये सब इतना जाना पहचाना और फिल्मी सा क्यों लग रहा है? आर्यन हंसी मजाक के मूड में मस्त सा चल ही रहा था कि उसके पीछे एक काली परछाई आकर खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें आर्यन को घूर रही थी। भयानक दांत आर्यन का खून पीना चाह रहे थे शायद। वह जैसे ही अपना हाथ आर्यन की ओर बढ़ाती है, आर्यन का फोन बजता है। आर्यन, कहाँ हो तुम? 4 बज चुके हैं, फिर शाम हो जाएगी यार। अरे बाबा, मैं बस अभी आया। आर्यन फोन रखता है और हवेली से बाहर जाने लगता है। माया शायद कल ही यहाँ से चली गई थी, वैसे भी वो यहाँ थोड़ी ही रहती होगी। मैं भी कितना पागल हूँ। आर्यन दुपट्टा अपने पास ही रख लेता है और वहाँ से अनन्या के पास पहुँचता है। जैसे ही आर्यन अनन्या के घर के सामने आता है, वह उसके घर से शॉल में लिपटे किसी बाबा को निकलते देखता है। अनन्या, ये इतने खुफिया तरह से कौन था यहाँ? और तुम्हारी आंखों के नीचे काले निशान तो सुबह से ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अरे, ये मेरे काका थे, मिलने आए थे। चलो अब हम घर पे ही लंच करेंगे, मैंने मैगी बनाई है। आर्यन अंदर जाता है तो देखता है कि अनन्या ने घर के सारे बल्ब ट्यूबलाइट्स हटा रखे हैं और सभी कांच भी ढक रखे हैं। अनन्या, ये सब? पर अनन्या कोई जवाब नहीं देती है और उसे अजीब लगता है। दोनों बैठकर मैगी खाते हैं और वह वहाँ से चला जाता है। 6 बज चुके थे, शाम हो गई थी। आर्यन के जाते ही अनन्या तुरंत दरवाजा बंद करती है और घर के सारे पर्दे भी खिड़कियों पर डालकर कोने में जाकर बैठ जाती है। आर्यन फिर से हवेली की ओर देखता है। कल माया मुझे इसी समय मिली थी, अगर फिर से मिलती है तो मैं दुपट्टा उसे दे देता हूँ। और आर्यन हवेली के सामने जैसे ही जाकर खड़ा होता है, उसका दरवाजा आहिस्ता से खुलता है और वह उसके अंदर चले जाता है। माया, क्या तुम यहाँ हो? आर्यन इस बात से बेखबर था कि उसके पीछे हाथ में लालटेन पकड़े सफेद कपड़ों में माया ही खड़ी थी, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। माया के इरादे और उसकी कहानी आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए SST एनिमेशन हिंदी। Thanks for watching.